मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा मुडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे, जब कोई बेबसी, मिस्कीनी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की खातिर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले से ज्यादा मशक्कत करने का मादा रखता हो, तब यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम जरूर चूमती है। जिंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर उस शख्स को कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है। तब जाकर ये कामयाबी कभी ना खत्म होने वाली एक ऐसी उड़ान बनकर उस शख्स को गले लगाती है जो ना तो कभी रुकती है बल्कि उसके माथे पर एक बेहद हसीन बोसा भी देती है। हौसलों की उड़ान के एक और शुमारे में मैं राशिद नाज़रीन आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और आज फिर से बात, एहसासात, मुलाकात और जज्बात का एक तफसीली सिलसिला एक ऐसे शख्स के साथ जिसने अपनी हिम्मत, ताकत, हौसले के पंख लगाकर एक ऐसी मिसाल कायम की जो शायद माशरे के अंदर और साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर बहुत लंबे वक्त तक याद रखी जाएगी। आइए बहुत अदब और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं प्रशांत भाई का। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जिंदगी इंसान को क्या खूब रंग दिखाती है। सालों तक जो इंसान दुनिया की रंगीनियां और आराइशों से खुद को अलग न समझता हो, लेकिन वही इंसान इन्हीं चीज़ों से यकबयक महरूम हो जाए तो क्या महसूस करेगा। प्रशांत रंजन वर्मा की कहानी भी इन्हीं पेच और खम से दो चार रही है। आज जिस प्रशांत वर्मा को हम नाबीना देख रहे हैं वो कॉलेज लाइफ तक आम जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन 19 साल की उम्र में प्रशांत की जिंदगी में एक तूफान आया जिससे उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। कुछ दिन प्रशांत और उनकी फैमिली परेशान रहे, लेकिन अपनी माजूरी से हार नहीं माना और सच्ची लगन और अपनी दानिश्वरी से जमाने के सामने नजीर बन के नमोदार हुए। आज प्रशांत न सिर्फ कामयाब हैं बल्कि जमाने को कामयाबी के तरीके भी सिखाते हैं। आइए समझते हैं उनके सफर को। प्रशांत जी, बहुत बहुत आपका हौसलों की उड़ान में बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए राशिद भाई। जी, तो जो मैंने जिक्र किया शुरुआत में कि प्रशांत जी के हौसले को, उनकी हिम्मत को, उनकी कुव्वत को और जो कुछ उन्होंने हासिल किया है अपनी ज़िंदगी के अंदर, आज के इस शुमार के अंदर हम तफसील से बातचीत करेंगे। लेकिन बता दूं आपको कि प्रशांत जी जो हैं उन्होंने अपना विजन यानी कि अपनी दृष्टि, अपनी जो आंखों की रोशनी है वो 19 साल की एज में खो दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है अपनी ज़िंदगी के अंदर। उसी पर तफसील से आज गुफ्तगू, लेकिन पहले बहुत बहुत आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ जो कुछ आपने ज़िंदगी में हासिल किया, जिस लगन मेहनत के साथ। और कहते हैं ना कि पीछे बंधे हैं हाथ, वो कहते हैं ना कि पीछे बंधे हैं हाथ और शर्त है सफ़र, पीछे बंधे हैं हाथ और शर्त है सफ़र, किससे कहूँ कि पैर का कांटा निकालते। तो प्रशांत जी कुछ अपने विषय में। जी ज़रूर। तो देखिए, जैसे मैं आपने बताया कि मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हूँ, पार्शली ब्लाइंड कह सकते हैं, थोड़ी सी आई साइट है अभी। तो जब ये सिचुएशन आई तब मेरे परिवार को, मुझे भी ये लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट पर्सन हूँ, अनलकी हूँ और मेरा फ्यूचर क्या होगा और अब आगे क्या करेंगे। लेकिन अब इतने सालों बाद और जो कुछ अब हुआ है, मुझे ये लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ, सबसे ज़्यादा लकी हूँ और अपने सिचुएशन से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। तो इसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूँगा कि ऐसा सिचुएशन कैसे आया। तो बहुत कुछ, ये बात सही है कि
कोशिशों से आया, लोगों की कुछ गाइडेंस, कुछ सही तरह की कुछ ट्रेनिंग, कुछ टेक्नोलॉजी का रोल, उसकी वजह से अब मैं कह सकता हूँ कि अब मैं काफ़ी एक सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन में इस वक्त हूँ। एक इंग्लिश का शब्द है, वर्ड है, कहते हैं कि ब्लेसिंग डिस्गाइज्ड। कई बार होता है कि मुश्किलें होती हैं, आपका हौसला आजमाती हैं, और उन्हीं हौसले को आजमाते हुए एक मौका वो आपको ज़रूर देती हैं, और उस मौके को अगर आप पहचान जाएं तो शायद प्रशांत भाई जैसी मिसाल भी आप कायम कर सकते हैं। हाँ हाँ जी, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी लाइफ के बारे में जानकर अगर किसी को कुछ कोई फ़ायदा हो, कोई मोटिवेशन मिले या कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। तो देखिए, ऐसा था कि मेरी आईसाइट 19 इयर्स की एज तक तो बिल्कुल ठीक थी। जी जी मैं जी एक जी। अच्छा स्टूडेंट था, ओह। और दिल्ली में स्कूलिंग कंप्लीट करके मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई शुरू की थी, और मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंपनी ज्वाइन किया हुआ था। हम्म, तभी अचानक एक दिन सुबह उठने पे मुझे कम नज़र आ रहा था और आंखों में कुछ पेन था। तो डॉक्टर से कंसल्ट किया हमने। उन्होंने कहा कि कुछ कुछ आई फ्लू जैसा कुछ कॉमन कुछ है। हम्म, लेकिन अगले दिन तक बहुत ज़्यादा सिचुएशन बहुत बिगड़ गई, और बहुत ज़्यादा विजन ड्रॉप हो गई, और बहुत पेन हुआ। तो मुझे अच्छे हॉस्पिटलों में ले जाया गया, और आई ट्रांसप्लांट जिसे कहते हैं वो कराया गया, जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है। जी जी। डॉक्टर्स ने बताया कि एक बहुत रेयर टाइप का फंगल इन्फेक्शन हुआ अच्छा। है, जिसने आपकी पहले तो कॉर्निया हम्म, ख़राब कर दी, और अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन के बावजूद रेटिना तक इन्फेक्शन पहुंच गया। तो ये वाकया 2 दिन के अंदर ही हो गया था ये या? बिल्कुल, हाँ, दूसरे दिन जब ये चीज़ सिचुएशन आई, तो डॉक्टर ने तब कह दिया कि आप इनको फ़ौरन कुछ कुछ अच्छे जगह ट्रीटमेंट कराइए। हम्म, और मुझे हैदराबाद में ले जाया गया प्लेन से, और वहाँ पे फिर आई ट्रांसप्लांट वगैरह किया गया। हम्म, और उसके बाद लेकिन विजन में इम्प्रूवमेंट नहीं आई, और तब डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी एक आई की विजन बिल्कुल जा चुकी है, और एक आई में थोड़ी सी है, और कुछ इसका हो नहीं सकता। जी तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना शॉकिंग न्यूज़ था हमारे लिए, फैमिली के लिए। जी। और जैसा कि हमारे सोसाइटी में है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को एक डिसेबल्ड के तौर पे बहुत मुश्किल होता है बहुत उसको मुश्किल एक्सेप्ट होता करना। है जी। ये मान लेना, सोच लेना। तो उन्होंने फिर यही किया कि उन्होंने मुझे दूसरे हॉस्पिटल ले गए, तीसरे ले गए। हम्म, मुझे इस तरह से ही माना कि मैं बीमार हूँ, इसका इलाज ढूंढते हैं, हम्म, किसी दिन कोई चमत्कार होगा, जी जी। तभी कुछ होगा। क्योंकि उन्हें भी ये लगता था कि अब मैं जब आंखों से कुछ पढ़ नहीं सकता, हम्म, कुछ लिख नहीं सकता, तो शायद कुछ भी नहीं कर सकता, कोई नौकरी नहीं कर सकता, कोई बिजनेस नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि घर से बाहर नहीं निकलता था, जी जी क्योंकि लोगों को लगता था कि खतरा है, चोट लग जाएगी, जी। रोड पे कैसे चलूँगा। तो तो मेरे 6 साल वेस्ट हुए इस तरह से। जी। अब हम जब पीछे देखते हैं तो लगता है कि सोसाइटी में अवेयरनेस की कितनी कमी थी। आज भी है वैसे, कि कि 6 साल जैसे वेस्ट किए, ये सोचते हुए कि जिनकी नज़र कमज़ोर हो गई कुछ भी नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर्स के पास गए, हॉस्पिटल के पास गए, उन लोगों ने भी कोई ऐसी गाइडेंस नहीं दी जी। कि भाई कोई और चीज़ होती है, कुछ ब्रेल होता है, कुछ भी, कोई ब्लाइंड स्कूल होते हैं, कोई जानकारी नहीं मिली थी। और तो ये दिन तो बहुत ही परेशानी वाले थे। शुरू में तो मुझे लगता था सुसाइड करने का कोई तरीका ढूंढूं। नहीं 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 तो नहीं। फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस हुई, लेकिन क्या करूं, ये वाली समस्याएं थी। तो फिर चीज़ें बदली ज़रूर। और मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कुछ और पूछना चाहें, वरना मैं नहीं, बहुत वो कुछ वाली पूछेंगे, कहानी पे आता हूँ। वक्त पूरा है। तो मैंने जो शेर शुरुआत के अंदर पढ़ा कि हाँ जी। पीछे बंधे हैं हाथ, शर्त है सफर, किससे यस कहूँ कि यस। कांटा निकाल दे, तो कांटा कोई नहीं निकालेगा, कांटा ये अपना स्वयं निकालेंगे। तो कैसे आपने उस कांटे को निकाला, और किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया, इंस्पायर्ड किया कि हाँ, मैं इस दृष्टि बाधित होते हुए भी, विजन कम होते हुए भी मैं आगे बढ़ूंगा, और ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी को खुशनुमा बनाऊंगा, और ज़िंदगी के अंदर अचीवमेंट्स हासिल करूंगा। जी हाँ, तो जब ये समय बीत रहा था, ये 6 साल के दौरान धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरी जैसे सिचुएशन में दुनिया में और भी लोग होंगे, और कोई ना कोई तो कुछ इनके लिए करता होगा।
कोई इंस्टीट्यूशन होगा, कोई इंडिविजुअल होगा, तो मैंने टेलीफोन के ज़रिए कुछ डायरेक्टरी सर्विस वगैरह से कुछ इंक्वायरी करने की कोशिश की। उस समय जितनी समझ थी अपनी रफ लैंग्वेज में कि जिसे कम दिखता है, नहीं दिखता, तो उनके लिए कहीं कुछ सुविधा है क्या। तो मुझे कुछ एनजीओज़ के नाम पते मिले। तो फिर मैंने पेरेंट्स को मनाया कि हमें कहीं जाना चाहिए। और फाइनली हम इस एनजीओ में पहुँचे, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, जिससे मैं आज तक जुड़ा हूँ। और बहुत रिमार्केबल बात यह है कि मैं इस एनजीओ से मुश्किल से 300-400 मीटर की दूरी पे रहता था इन छः सालों में, और मुझे इसका पता नहीं था, किसी ने कहा नहीं। और जिस दिन मैंने कुछ एनजीओ के नाम पते लिए, उस दिन मेरे किसी पड़ोसी ने कहा कि आप जहाँ जाना चाहते हो बहुत दूर है, सड़क के उस तरफ किसी बिल्डिंग में हमने कुछ ब्लाइंड लोगों को जाते देखा है, आप पहले वहाँ चले जाइए। तो वहाँ हम गए। बाद में लगता है कि काश उन्होंने कुछ साल पहले बताया होता। तो खैर वहाँ जाते ही हमने देखा कि ब्लाइंड बच्चे बड़े खुश हैं, भाग रहे हैं, और डायरेक्टर हैं वो भी खुद ब्लाइंड हैं। बहुत सारे लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं लेकिन काफ़ी खुश दिख रहे हैं, उनको कोई समस्या ही नहीं लग रही, काम कर रहे हैं। तो वहाँ हमारी आंखें खुली और सोच बदली। उन्होंने तुरंत ही बहुत अच्छी काउंसलिंग की कि आपकी स्कूल की पढ़ाई अच्छी हो गई है, आप बस उन्होंने उस वक्त ये बताया कि देखो एक टॉकिंग कंप्यूटर आ गया है। अच्छा। कंप्यूटर में ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर बिना देखे सुनकर इस्तेमाल कर सकते हो, और फिर आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो ये उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि ये सीखो जी। और वो मैंने सीखा। तो ये साल 2000 की बात है, आज से 25 साल पहले। कंप्यूटर सबके लिए थोड़ा नया था, और ब्लाइंड लोगों के लिए तो बिल्कुल नई बात थी। कोई बिलीव भी नहीं करता था कि जो नहीं देख सकते वो कंप्यूटर चलाएंगे। एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है जी। वो ये कि शायद जितना भी आपका काम, जो अचीवमेंट्स हैं और कार्य है, वो सुनने पर आधारित है। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं कि देखिए, जैसे आपने बताया कि जब विजुअल इम्पेयर्ड में क्या होता है कि आपकी एक सेंस यानी देखने की जो शक्ति है वो चली जाती है। अब बचे 4 चीज़ें, आपकी 4 सेंसेस हैं, टच है और हियरिंग है जी, है ना, टेस्ट है, स्मेल है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी लोगों के साथ यही होता है कि कोई अगर एक सेंस काम नहीं कर रही हो तो उन्हें मजबूरन भी बाकी सेंसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, और करना ही चाहिए। तो इसी तरह से विजुअली इम्पेयर्ड जब देख नहीं सकते तो सुनने की शक्ति पे सारा कुछ करते हैं। बिल्कुल। और उनको सिखाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए भी जो ज़्यादातर टूल्स माध्यम बने हैं वो ज़्यादा सुनने पे, कुछ टच पे भी फोकस करते। तो इस तरह से ही रहा। टेक्निकल बात पे फिर से आएंगे प्रशांत जी, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में फिर से आया कि एक होते हैं जो पैदाइशी जिनकी विजन नहीं होता, एक आपके तरीके का केस है, या कुछ लोग किसी एक्सीडेंट वगैरह के अंदर विजन खो देते हैं। तो आपने ज़िंदगी देख ली, ज़िंदगी के रंग, सुहाने मौसम, हर चीज़, जितनी भी कुदरत ने चीज़ें बनाई हैं उस सबको आपने देखा, महसूस किया, और उसके बाद फिर ये बहुत कम विजन के साथ आपका ज़िंदगी जीना, किस तरीके का डिफरेंस, और फिर किस तरीके से आपने अपने आप को संभाला और उस चीज़ को आत्मसात किया कि हाँ यही कुदरत का फैसला है और मैं इसी के साथ चलूँगा, इसी के साथ खुश रहूँगा। थोड़ा इमोशनल सवाल है जी, तो ज़रूर इमोशन से आप उस पर अपनी नज़र करें। जी, जब विजन की प्रॉब्लम आई उसके बाद के बहुत सालों तक ये जो सेंस ऑफ लॉस है ये बहुत ज़्यादा रहा मेरे में, कि मैं बाइक चला लेता था, कार चला लेता था, अब कभी नहीं कर पाऊँगा, इस टाइप की बातें। सामने अच्छा कैरियर था, काफ़ी कुछ कर लेता मैं, तो ये सेंस ऑफ लॉस बहुत सालों तक रहा। यहाँ तक कि जब मैं एनजीओ में आ गया और उसके बाद कुछ थोड़ी सी उनसे अच्छी ट्रेनिंग वगैरह मिली, उसके बाद भी कुछ समय तक रहा। बिल्कुल। तो ये मैं और जो ऐसे लोगों से मिलता हूँ उनको देखता हूँ जो बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं, वो एक तरह से उस एक्सेप्टेंस के साथ ही होते हैं, तो कुछ हद तक ये वाली चीज़ नहीं होती। उनको दूसरे स्ट्रगल उन्हें भी फेस करने पड़ते हैं, अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन ये जो लेट ब्लाइंड होते हैं किसी भी वजह से, उनको एक एडिशनल एक ये मैं वही फ़र्क जानना चाह रहा था, ओवरकम करना होता है कि उनके विषय में कहा जाता है जो बाय बर्थ ब्लाइंड हैं कि ये मन की आंखों से देखते हैं पूरी दुनिया को। हाँ जी, आपने पहले रियल आइज से भी देखा अब पार्शियली देख रहे हैं, और मन की आंखें भी आपकी खुल गई होंगी बहुत हद तक। बिल्कुल। तो क्या दोनों के बीच किस तरीके का फ़र्क रहता होगा उनकी फीलिंग्स में स्पेशली?
तो तो ये मतलब मैं कहूँ कि ये एक चैलेंज होता है कि अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना कि अब मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, अब मैं नहीं देख पाता, और अब मुझे अपने सोचने का तरीका, काम करने का तरीका बदलना होगा, नई चीज़ें अपनानी होंगी। तो इसमें समय लगता है, लेकिन एक बार ये कर लेते हैं तो जो पहले आपने बहुत कुछ देख रखा है वो एक तरह से एडवांटेज के तौर पे ही काम करता है। जी। जो जो भी कुछ पहले देखा है, सीखा है, समझा है, वो भी काम आती हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरी सोच तब बदली जब इस एनएबी में मैंने ट्रेनिंग की, और मेरे अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे वहाँ पे ट्रेनर बना दिया गया, टीचर रख लिया गया बहुत था खूब। बहुत जल्दी ही। तो कुछ ही महीनों के अंदर चीज़ें एक्चुअली बदल गई थी। एनएबी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं एनएबी में, और अभी जनरल सेक्रेटरी भी आप वहाँ के? हाँ जी, तो उस एनजीओ में मैंने बहुत कमाल का सफ़र तय किया कि हाँ। मैं उनका स्टूडेंट से लेकर, टीचर से लेकर, अब मैं जनरल सेक्रेटरी यानी कि जो मेन ऑथराइज्ड पर्सन है जी, वहाँ जी, का, जी। एग्जीक्यूटिव पर्सन है, वो मैं हूँ। तो तो वो कमाल का सफ़र है कि बहुत आगे तक आया। तो इस जगह पे जब मैं टीचर था हम्म। शुरुआत के दिनों में ही, तो मैं वीना से मिला, जिसे जिसे बाद में मैंने शादी की। तो वीना उस एनजीओ की सबसे पहली स्टूडेंट्स में से थी, अच्छा। और उन दिनों वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए आई, और मैं ट्रेनर था। जी। तो उसे देखकर मुझे लगा कि ये इतनी ज़्यादा खुश और चार्मिंग पर्सन है, जी, जी, जी। वो टोटली ब्लाइंड है बाय बर्थ। अच्छा। तो लेकिन उसको देखकर कभी 1% भी नहीं लगता कि उसे किसी भी तरह की कोई समस्या है, दुख है। क्या बात है। तो वो चीज़ ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, और मुझे अपने जो थॉट्स थे, जो जो मुझे एक सेंस ऑफ लॉस था, उसको ओवरकम हम्म, करने में हम्म। काफ़ी मदद की। कि कि मेरे उनके चैलेंजेस मुझसे ज़्यादा रहे होंगे, जी, जी, जी। उसके बावजूद जब वो अपने आप को इतना अच्छा मेंटल स्टेट में ला सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। हम्म। तो उसकी वजह से ये चीज़ को काफ़ी ओवरकम किया मैंने। ये मानते हैं प्रशांत जी कि सारा जो फाइट है, बेशक चाहे नॉर्मल पीपल का हो या हम्म, फिर हम्म, आप जैसे डिसेबल्ड लोगों का हो, हम्म। सारा फाइट जो है वो मेंटल है। मोस्टली इट्स ऑल अबाउट मेंटल। ये बिल्कुल सही बात है कि सारी ताकत, कमज़ोरी सब सब मेंटल ही है। फिज़िकली हम किसी से नहीं फाइट कर रहे, या दुनिया में ऐसा नहीं है। वी आर फाइटिंग यस, ओन। हाँ, कि हम, आप, हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड, हम कितना काम करने को तैयार हैं, कितना मेहनत करने को, हार्ड वर्क करने को, उसी के ऊपर सब कुछ है एक्चुअली सारा। और इसी वजह से ये बात समझ लें तो ये भी समझ सकते हैं कि जो फिज़िकल कैपेसिटीज़ हैं, जो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं, वो फिर इतना मायने नहीं रखती अगर आप मेंटली सेम लेवल पे आ जाएं। जी। तो फिर जैसे मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ आज भी कि जो ब्लाइंड है, कि आप देखो कई चीज़ों में एक दूसरों से डिफरेंट हो। कई लोगों का सोशो इकोनॉमिक जी, सिचुएशन जी, अलग जी। है, गरीब हैं, गरीब परिवार से हैं, कोई धनी परिवार से है, हम्म, किसी को अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा एजुकेशन नहीं मिला। हम्म। लेकिन एक चीज़ में आप सब हमेशा कॉम्पीट कर सकते हो, वो है एटीट्यूड से। करेक्ट। और एज एम्प्लॉयर्स हम या दूसरे एम्प्लॉयर भी एटीट्यूड ही देखते हैं, कि लोग सीखने को तैयार हैं, काम करने को तैयार हैं, बदलाव के लिए तैयार हैं। तो ये बात है बिल्कुल कि मेंटल स्टेट और जी। थिंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुश्किलें आपके हौसलों को आजमाती हैं और आपके ख्वाबों को आपकी नज़रों से हटाती हैं, लेकिन हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें ही तो जीना सिखाती हैं। और इसका जो एक नमूना है, एग्जाम्पल है, वो प्रशांत जी हैं। यू हैव हाँ, ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 52 कंट्रीज़। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। हाँ, सबसे बेहतर चीज़ आपको कहाँ देखने को मिली, हाँ, और हाँ, कोई ऐसी सीख जो कि हाँ, किसी स्पेसिफिक कंट्री में आपने उस सफ़र के बारे में थोड़ा सा हाँ, दिलचस्प हाँ, बातें हाँ, हाँ, और मेमोरीज आपकी शेयर हाँ, करें? हाँ, हाँ, तो मैं इस पे भी आता हूँ। मैं आपको एक्चुअली जो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करके उससे प्लीज़। कनेक्टेड बात जी, है। जी, जी, जी। तो जो मैं एनईबी में एज ए टीचर, कंप्यूटर ट्रेनर फॉर द ब्लाइंड काम करने लगा, तब मैंने देखा कि कई और चैलेंजेस हैं विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के पास। हम्म, जैसे कि जो करेंसी नोट्स हैं, रुपए, वो हम्म। पहचानने की दिक्कत है ब्लाइंड लोगों की। जी, जी। कि बिना देखे आप कैसे फ़र्क करेंगे कि क्या कौन 500 का है, कौन 50 का है। कुछ लोग कुछ नोट्स की लंबाई नाप वापने का कुछ तरीका निकाल लेते थे ब्लाइंड लोग। तो मैंने ऐसी चीज़ों के लिए कुछ सॉल्यूशंस बनाए। जैसे मैंने एक रुपी चेकर नाम का एक छोटा सा एक टूल बनाया,
एक एक ऐसी छोटी सी डिवाइस सी थी जी। जिस पे अगर नोट को आप फोल्ड कर दें, लपेट दें, तो उस पे कुछ मार्किंग्स थे जो ब्रेल में भी थे, प्रिंट में भी, कि बहुत जल्दी से पता लग जाए कि कौन सा नोट क्या है। ठीक। इसी तरह से मैंने देखा कि अगर ब्लाइंड लोगों को रेलवे टिकट कराना है या बैंक से पैसे निकालने हैं, जी। तो एक बैंक चेक भरना है या रेलवे का फॉर्म भरना है, जी। उसके लिए दूसरों पे निर्भर है। तो मैंने कुछ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बनाए कि ब्लाइंड जिसको कंप्यूटर आ गया है वो कंप्यूटर पे टाइप करे जानकारी और वो छप जाए चेक पे या रेलवे के फॉर्म पे। तो मैंने ऐसे कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, कुछ सॉल्यूशंस बनाए एज ए ट्रेनर टीचर। वो मेरे जी। काम का हिस्सा नहीं था, बस मुझे अपनी समस्या सॉल्व करनी थी, तो दूसरों के भी काम आई सॉल्यूशंस। करेक्ट। इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा, आप कह सकते हो, कुछ रिकॉग्निशन मिलने लगी हमारे फील्ड में। मैंने कुछ किताबें लिखी कि ब्लाइंड कंप्यूटर कैसे चलाएंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह। अच्छा, ये प्रोसेस कैसे रही, लाइक किताबें लिखने की? कोई जी और हाँ। लिखता था, आप बोलते थे, या रिकॉर्डेड बुक्स रही? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि और ये हम अपने ऑडियंस के लिए भी क्लियर करें कि जो कंप्यूटर है आज के दिन में भी जो है, उसमें एक स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। करेक्ट। जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कीबोर्ड से जब हम कमांड देते हैं तो स्क्रीन पे जो जानकारी है उसको वो बोल कर आवाज़ में कन्वर्ट करके सुनाता है। ठीक। और वो आजकल हर भाषा में काम करता है, और वो सॉफ्टवेयर इतना सोफिस्टिकेटेड और डेवलप हो चुका है कि एकदम बिल्कुल 100% टोटली ब्लाइंड अच्छे से अच्छा ईमेल कर सकता है, बढ़िया डॉक्यूमेंट बना सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रोग्रामिंग, सब कुछ कर सकता है। खैर, ये चीज़ें तो आपने बहुत पहले करी, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुका है। अब तो खैर ये सब चीज़ें भी आ गई। जी, इट्स वेरी इजी। तो मैं आराम से टाइप करके कुछ भी लिख सकता था। तो मैंने लिखा, वो जो बुक्स वगैरह जो भी मैं कह रहा हूँ वो मैंने लिखा, लिख करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ब्रेल में भी, ऑडियो में भी, लार्ज प्रिंट में भी। तो ये सब चीज़ें जो मैंने की, तो थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिलने लगा, और मुझे अलग अलग कंट्री में एज ए ट्रेनर वहाँ के NGOs वगैरह को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया जाने लगा। हाँ जी। तो ये 2003-04 से शुरू हो गया था। एक संस्था है डेजी कंसोर्टियम नाम की, इंटरनेशनल संस्था, जो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी पे काम करती है। उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट, एज ए ट्रेनर मुझे बुलाना शुरू किया। इस तरह से मैंने हर साल 2-3-4 कंट्री विजिट करता था, एक वीक 10 दिन रहकर वहाँ ट्रेनिंग्स देता था। तो ये सिलसिला तब से चल पड़ा है। और फिर पहले तो हम आसपास की कंट्री गए, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड वगैरह। जी। और उसके बाद काफ़ी अफ्रीका, एशिया और दूसरे कंट्रीज़। तो इस तरह से ये चीज़ चली है। और ट्रैवल के बारे में अब ये है कि अब जब पिछले कुछ 5-7 सालों से, 10 सालों से मैं और मेरी वाइफ थोड़ा सा सेटल हो पाए हैं कैरियर में, थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल हो पाए हैं, बिल्कुल, तो हम अपने घूमने के शौक़ को पूरा करने के लिए भी हर साल 2-3 बार अलग अलग देश चले जाते हैं। जी। मैं ये सोच रहा था कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, क्या वहाँ पे टूरिज़्म को हटा दिया जाए? आपका जो काम है हाँ जी, डिसेबिलिटीज़ पर, हाँ, वहाँ आपने कंट्रीब्यूट किया यूरोपियन किसी कंट्रीज़ में? हाँ जी, कई सारी, यस, हाँ जी। क्योंकि जिक्र आपने किया सब कॉन्टिनेंट का और अफ्रीकन कंट्रीज़ का। हाँ। और हम देखते आए हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ या सब कॉन्टिनेंट स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी। तो हो सकता है कि यूरोपियंस इसमें ऑलरेडी हमसे आगे हों। तो यही सवाल है कि क्या वहाँ भी कंट्रीब्यूट किया आपने? हाँ जी। तो जैसे मैं एक्चुअली ये जो जहाँ ट्रेनिंग्स वगैरह कराता हूँ, वो मैं डेजी कंसोर्टियम संस्था के तौर से सबसे लेटेस्ट नई चीज़ें, ख़ास तौर से एक्सेसिबल बुक्स कैसे बनाएं जो हर तरह के डिसेबल्ड पढ़ सकें, उस पर काम करता हूँ। तो उस सिलसिले में जैसे जो ख़ास तौर से जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, मान लीजिए क्रोएशिया है या पोर्चुगल है या स्लोवेनिया है, इस टाइप के कंट्रीज़ में अभी भी उतना डेवलपमेंट नहीं है एज़ कंपैरेटिवली हम इंग्लैंड को मान लें या जर्मनी या फ्रांस। तो कुछ कंट्रीज़ में मैंने ये जा कर के ट्रेनिंग्स कराई हैं, वहाँ पे भी कराई हैं जी। और कुछ अब बहुत लेटेस्ट चीज़ें हैं, जैसे मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ यूनाइटेड नेशन से भी। तो यूनाइटेड नेशंस के स्टाफ को ट्रेनिंग देना कि वो डिसेबल्ड लोगों के लिए किस तरह से काम करें, या अपने काम में कैसे उनका ध्यान रखें, या वो जो बुक्स, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं वो सबके लिए कैसे इस्तेमाल हो। तो उसके सिलसिले में मैंने फिर स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस वगैरह या US वगैरह में भी
वो वाला काम वहाँ पे भी किया है मैंने। आपकी थोड़ी पर्सनल उस पर आते हैं कि कहते हैं ना कि रंगों में बाहर भरे चले भी आओ कि इश्क का कारोबार चले। तो जो इश्क आपका, मोहब्बत भी आपको इसी दरमियान मिली। हाँ जी। और जो मैंने प्रश्न किया था कि आपने बता ही दिया कि जो आपकी अर्धांगिनी है उन्होंने बचपन से ही मतलब बाय बर्थ वो डिसेबल्ड हैं विजन में, और आप 19 साल के बाद हुए, तो दोनों का एक बेहतर मिलन भी ये साबित होता है। एक चीज़ तो वहाँ से आ जाती है और एक चीज़ आपके पास है। किस तरह की कहानी रही, कैसे मुलाकात, कैसे डेवलपमेंट, कैसे खुशियाँ, और कैसे आपने फूल खिलाए इस कहते हैं ना कि वो जिनको विश्वास है, जिनको यकीन है कि फूल खिल जाएंगे, चाहे ज़मीं हो कितनी भी कठोर, हर घड़ी चलते हैं वो उजाले की ओर। तो शायद आपका यही मसला लग रहा है। हाँ जी। तो ऐसे मैंने बताया कि मैं उससे मिला तब जब वो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग करने आई, कंप्यूटर ट्रेनिंग। और उसके बारे में मुझे जब पता लगा उसे कि उसकी बहुत रिमार्केबल स्टोरी है, बहुत अचीवमेंट्स हैं, कि वो उड़ीसा में एक रिमोट एरिया में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, और वहाँ पे ऐसा था कि अगेन अवेयरनेस की कमी और किसी फैसिलिटी की कमी। तो करीब 13 साल की एज तक किसी भी तरह की कोई पढ़ाई उसकी नहीं हो पाई थी। जी। और तब जा कर के फाइनली पेरेंट्स को लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो ढूंढते ढूंढते वो दिल्ली में इसी एनजीओ में आए थे और उसको एडमिट कराया था। ठीक। और इसने बहुत जल्दी 1 साल की प्रिपरेशन करके डायरेक्ट क्लास 6 में शायद एडमिशन कराया गया था, और उसने पढ़ाई अच्छे से पूरी की। और ब्लाइंड लड़कियों में बीकॉम वगैरह करने वाली, फिर एमबीए करने वाली सबसे पहली ब्लाइंड लड़कियों में रही। तो ये सब जब हम मिले थे तब ये सब बीकॉम वगैरह हो चुका था। तो वो सब काफ़ी इम्प्रेसिव, उसके बारे में उसकी पर्सनालिटी ये सब काफ़ी अच्छी बात लगी थी। तो हमारी अच्छी कह सकते हैं दोस्ती, फ्रेंडशिप हो गई। और लगभग 1 साल के बाद ही हमने तय तो कर लिया कि हम थोड़े से सेटल हो जाएं तो करेंगे। तब ये था कि उसकी स्टडीज़, उसने एमबीए शुरू किया हुआ था, और मैंने एनजीओ की बहुत छोटी मामूली जॉब थी, कम सैलरी वाली। तो तब तो नहीं लगता था कर सकते, तो सोचा कि 2-3 साल देखते हैं। तो फिर ऐसा ही हुआ। उसने एमबीए कंप्लीट किया, और उसको एक उतनी अच्छी तो नहीं, लेकिन एक जॉब, शुरुआती जॉब मिली जी। और मेरा थोड़ा सा एनजीओ में कुछ प्रोग्रेस हुआ, तो तब हमने शादी भी की। और एक शख्स जो बाय बर्थ ब्लाइंड है, हाँ जी, ठीक है, कुछ देख नहीं पा रहा है, मन की आंखों से देख रहा है ज़िंदगी को, और एक आप हैं जिन्होंने पहले ज़िंदगी देखी, तो उनका आपकी ज़िंदगी के अंदर आना, आमतौर पर तो शायद कोई ये तवक्को करता है कि कोई नॉर्मल पर्सन आए जिसकी विजन कम्प्लीटली क्लियर हो, तो शायद मुझे और हौसला मिले और हेल्प मिले। लेकिन आप पार्शियली विजन आपके पास, उनके पास बिल्कुल भी नहीं, तो उनका आपकी ज़िंदगी के अंदर आना वो कितना आपको संबल दे गया, मजबूती दे गया, किस तरह से आपने चीज़ें आपके ज़िंदगी में बेहतर रूप से आगे बढ़ी? जी हाँ, देखिए आमतौर से तो फैमिली वगैरह का, पेरेंट्स का ये रहता है कि तुम अगर डिसेबल्ड हो तो दूसरे नॉन डिसेबल्ड से शादी करो, वरना चैलेंजेस तो और भी बहुत बढ़ जाएंगे। जी। तो लेकिन हम लोग एक्चुअली देखिए बहुत ही थोड़ा बैकग्राउंड वाइज तो बड़े, जैसे मेरा अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि मेरी अपनी विजुअल इम्पेयरमेंट हुई, उसके बहुत जल्दी ही मेरे मदर की, फिर फादर की भी बड़े अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो गई। तो तरह तरह के चैलेंजेस फेस किए, इकोनॉमिक भी कह सकते हैं। और शादी के बारे में डिसीजन लेने वाला या रोकने वाला तो खैर नहीं था मेरे साइड से। और वीना की छोटी सिस्टर भी ब्लाइंड है, तो उनके भी बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत ही एक लोअर मीडियम क्लास फैमिली से आते हैं। तो उनमें खैर एक्सेप्टेंस थी, उनमें तो था कि शादी हो जाए वही बड़ी बात है जी। तो ऑल दो बाकी लोगों में ये बार समस्या रहती है। और हमारे केस में ये था कि मेरी जो अपनी कुछ मेंटल ब्लॉक्स थे, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, मेंटली थोड़ा सा स्टिल डिस्टर्ब था, उसको ओवरकम करने में वीना से ने बड़ी हेल्प की। उसको देखकर मैंने ये हुआ। और जो मैंने थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा मुझे एक्सपोजर ज़्यादा था, उस तरह से वीना के लिए भी कुछ हेल्पफुल रहा, या हमारी गृहस्थी के लिए वो चीज़ अच्छी रही जी। कि कुछ मेरे पास था, वो मैं कंट्रीब्यूट कर पाया। तो इस तरह से मुझे लगता है कि कई लोगों का ये सोचना था कि आप कैसे मैनेज करोगे दोनों, माँ बाप भी साथ नहीं जी। और कहीं आना जाना, घर के काम। तो एक्चुअली बाद में कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे घर कई बार दूरदर्शन से भी और दूसरी जगहों से भी लोगों ने आकर के डॉक्यूमेंट्री बनाई है
कि हम कैसे अकेले रहते हैं, कैसे कैसे मैनेज करते हैं हर चीज़। तो मैंने और हम दोनों ने अब हर तरह की ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी, हिंदी के एक बड़े devices मशहूर कवि हैं, सब आपकी बात अपनाए। रोक रहा हूँ, हाँ हिंदी जी, के बड़े मशहूर कवि हाँ हैं जी, दुष्यंत कुमार, हाँ जी, और उनका एक लाइन है लिखी हुई कि हम्म, दृष्टि बाधित हम्म, दृष्टि बाधित का नेतृत्व करे हम्म। तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। लेकिन आपने इस बात को रिवर्स कर दिया है हाँ कि जी, यहाँ हाँ जी, दोनों ही हाँ जी। दृष्टि बाधित हैं, लेकिन ये गड्ढे में नहीं गिरे हैं। नहीं नहीं, इन्होंने तो नए फूल चमका दिए जिंदगी के अंदर, और न सिर्फ अपने लिए चमकाएं, हाँ, और बहुत कुछ आप अपने ही जैसों के लिए करने का जज्बा भी रखते हैं बिल्कुल अपने दिल में। बिल्कुल। क्या तो काम कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए? और आप? हाँ जी, हाँ जी। तो बीना बहुत अच्छी कुक भी है, जैसे एग्जांपल के लिए, और यहाँ तक कि अब तो वो कुकिंग की क्लासेस भी कराती है दूसरे लोगों को। और इसी सिलसिले में आगे बढ़ते बढ़ते हमने साथ मिलकर कैफ़े बियॉन्ड आइज नाम के जी जी 2 जी रेस्टोरेंट्स जी। दिल्ली एरिया में इस्टेब्लिश किए हैं, जो केवल विजुअल इम्पेयर्ड चलाते हैं। ये साबित तो ये करने के लिए फिजिकली एस्टेब्लिश्ड हैं या क्लाउड किचन के तौर नहीं, पर है? बिल्कुल ये फिजिकली है, बहुत अच्छी बैठने की जगह, सुंदर खूबसूरत जगह है। एक द्वारका में और एक आर.के.पुरम में। अच्छा, थोड़ा हमने सा ये और इसको जी, डीप आप एड्रेस डिफाइन कर दें, अगर जो बिल्कुल नाजरीन के जरिए जो लोग सुन पा बिल्कुल रहे हैं तो बिल्कुल वहाँ बिल्कुल विजिट कर सकें। बिल्कुल। तो द्वारका में सेक्टर 11 गुरुद्वारा के पास हम्म, कैफ़े बियॉन्ड आइस, और आर.के.पुरम सेक्टर 5 में कैफ़े बियॉन्ड आइस, जी गूगल मैप में बड़ी आसानी से मिलेगा। और काफ़ी अच्छे लोग आना जाना कर रहे हैं। तो आप जाके देखिए कि आसपास के कैफ़े से किसी भी मामले में, हाँ, बैठने के मामले में, एम्बियंस के मामले में बेहतर ही है। बहुत खूब। और द्वारका में तो हमने फाउंटेन्स, फिश पॉन्ड वगैरह वगैरह अच्छा, बहुत कुछ किया हुआ है। तो और जो कुकिंग कर रही हैं, जो सर्व और बिलिंग कर रही हैं, वो मेनली गर्ल्स हैं, ब्लाइंड गर्ल्स। तो मेनली वो चलाती हैं। तो हमने इसलिए भी किया है, एक तो उनकी एम्प्लॉयमेंट, हम्म, जो लोग कम एजुकेट हो पाए, ये गर्ल्स जिनका दूसरे जॉब्स में जाना पॉसिबल नहीं था, तो उनको ट्रेनिंग देकर एक अच्छी जॉब, डिसेंट जॉब दिलाई है। हम्म, दूसरा, सोसाइटी को भी अवेयरनेस की कि डिसेबिलिटी का मतलब इनेबिलिटी या वीकनेस नहीं है, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जी, काम कर सकते हैं, सक्सेसफुल हैं। तो ये हमने ये वहाँ पे किया है। ये वीना का जो अपना कुकिंग को लेके हम्म, इंटरेस्ट, पैशन था, उससे थोड़ा सा निकला। सारे रेसिपीज़ वगैरह उसने खुद तय किए और चीज़ें ये की हैं। हम्म। तो ये इसका इस सिलसिले में एक एग्जांपल है। कुछ और आपके प्रयास हैं जिस तरह से हम बात करें जी, बियॉन्ड कैफ़े बियॉन्ड आइज, हाँ और शरवण करके एक आपका हाँ जी, एनजीओ है हाँ जो कि जी, शायद हाँ फ़ोन कॉल्स पर, यानी कि आप हाँ फ़ोन करेंगे और उस पर आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगी। ये हाँ किस तरीके की संस्था है, किस तरह हाँ से जी, काम कर रही है, थोड़ा हाँ जी, ब्रीफ हाँ करें। जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहले तो एनईबी में एम्प्लॉय था, हम्म, लेकिन बाद में जब मुझे कुछ इंटरनेशनल बहुत सारे असाइनमेंट्स मिल गए, हम्म, तो मैं एनईबी से, मैं एक तरह से मैंने जॉब छोड़ दी। हम्म, और फिर एनईबी के लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं मैनेजमेंट में आऊँ। तो अब मैं 12-13 सालों से वहाँ के मैनेजमेंट देख रहा जी हूँ। और एनईबी के मंच से हमने बहुत सारे काम किए हैं, जी, ख़ास तौर से लोगों को डिजिटल एम्पावर करना, हम्म, अच्छा एजुकेशन देना। इस सिलसिले में हमने नोटिस किया कि अभी भी इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है, या वो कंप्यूटर मोबाइल ख़रीद नहीं पाएंगे, हम्म, या चला नहीं पाएंगे टच टच स्क्रीन फ़ोन वगैरह। राइट, तो ये चैलेंज ये था कि उन तक हम ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बेनिफिट कैसे पहुंचाएं। हम्म, वो आसानी तौर से किताबें कैसे पढ़ें, या न्यूज़ कैसे पढ़ें, या गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में कैसे जानें। तो हमने ये बनाया है हम्म, श्रवण एआई पावर्ड आईवीआर लाइब्रेरी। हम्म, तो दरअसल ये आम लोगों के लिए एक बड़ी सिंपल सी एक फ़ोन कॉल है, एक अच्छा, नंबर है जिस पे फ़ोन करना है। हम्म, फ़ोन करेंगे तो दूसरे साइड से वॉइस प्रॉम्प्ट्स आते हैं जी, कि आप स्कूल की किताबें सुनना चाहते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन बुक्स, हम्म, या लेटेस्ट न्यूज़, हम्म, या गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जानकारी। हम्म, लोग अपने किसी भी आम फ़ोन से बटन दबाकर हम्म, वो सब सुन सकते हैं। ठीक, और इसमें और भी कई सुविधाएं हैं। कैरियर काउंसलिंग भी बहुत अच्छी है, एआई पावर्ड है। अच्छा, किताबें चला रहे हो आप, किताब रोकना चाहें, अगले चैप्टर पे जाना चाहें, हम्म, किताब थोड़ी सी सुनकर फ़ोन कॉल कट गया, अगली बार कॉल करें तो वहीं से दोबारा शुरू करता है किताब जी, को। तो बहुत सारी अच्छी सुविधाएं दी हैं हमने। तो ये श्रवण जो है, ये एनएबी ही चला रही है अच्छा, एक सर्विस के तौर पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऑलरेडी 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं।
जो रेगुलर बेसिस कितनी पे। अमूमन कॉल्स आ जाती हैं दिन भर के अंदर, कुछ अंदाज़ा? हाँ जी, इसमें करीब 12,000 लोग जो है वो बहुत रेगुलर डेली अल्टरनेट अच्छा। बेसिस पे कॉल करते हैं इस सर्विस पे। और कई लोग तो मतलब घंटों घंटों भी सुनते हैं। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स बहुत पसंद करते हैं कि उनको ये कंप्यूटर या टच स्क्रीन इंटरनेट चलाना Correct. संभव नहीं है, जी जी जी। तो किसी भी बटन वाले फ़ोन से उसको चला दिया, किताब कोई नावल चला दी, सुन रहे हैं, बिल्कुल। कहानी की किताब सुन ली। तो बहुत सारी किताबें इसमें हमने डाल दी हैं सभी एज ग्रुप्स के लिए। अच्छा, और न्यूज़ भी उस पर सुनने को मिलती है? हाँ जी, उसमें क्या होता है कि जो एआई सिस्टम है हमारा, हर दिन की हर 6 घंटे जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसकी एक छोटी सी बुलेटिन बनाकर उसको टीटीएस यानी कि कंप्यूटर वॉइस में रिकॉर्ड करके डाल देता है। जी जी तो जी। जब लोग कॉल करेंगे तो वो चूज़ कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में सुनना है तो सुन सकते हैं। एक छोटा सा बुलेटिन जिसमें सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है। तो ये भी हमने एक आसान सुविधा बनाई है। तो ये श्रवण, ये इसके लिए हमें तो काफ़ी। पत्रकारिता का भी आप जर्नलिज्म का काम भी उसके थ्रू कर रहे हैं, पब्लिकेशन का काम भी कर रहे हैं? हाँ जी हैं? थोड़ा सा, हाँ, जी। ये भी उसके ज़रिए हो अच्छा, रहा है। ये श्रवण जो आपने नाम रखा उसका, हाँ हाँ ये हाँ किस आधार पर रखा? क्या हाँ श्रवण हाँ कुमार के नाम पर है ये? एक्चुअली हाँ, थोड़ा सा मैं इसके जब नाम रखना था तो बहुत उधेड़बुन में था, क्या रखूँ। तो एक वैसे जो एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं नदीम श्रवण, बड़े बड़े जी जी फेवरेट। जी 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 जी। तो किसी आई थिंक उनके गाने सुन रहा था मैं, तो फिर श्रवण नाम पे ध्यान आया, फिर लगा कि श्रवण कुमार भी जो है विजुअल इम्पेयरमेंट से जी। कनेक्शन है और श्रवण का ऑडियो से भी कनेक्शन है। करेक्ट। तो ये बड़ा अच्छा नाम सेट हो गया। अच्छा, ये कि जुगलबंदी बैठी। ये हर तरह से ये नाम ठीक है। तो श्रवण नाम रखा हमने कि कोई ऐसा इंसान था जो माँ बाप की या ब्लाइंड लोगों की सेवा करता जी था। जी जी। और सुनने की चीज़ तो है ही, ऑडियो लाइब्रेरी तो है ही। तो इस तरह से तो हमने एक तो इसका नाम। श्रवण हुए और दूसरी तरफ चलें तो एक आदिति भी हैं आपके हाँ पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आदिति के विषय में भी आप हाँ ज़रा हाँ कुछ रोशनी डालें कि हाँ जी, हाँ जी, आदिति क्या हैं हाँ और क्या ये हाँ। आपकी पत्नी से इंस्पायर्ड संस्था है? उनके नहीं इश्क और उनके मोहब्बत में आपने नहीं इसकी स्थापना की? नहीं, अदिति तो खैर नाम तो पता नहीं यूं ही पड़ गया। हाँ। लेकिन बेसिकली ये भी एक बहुत काम की सुविधा है। तो देखिए हमारे देश में सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा बात नहीं होती इस पे। जी। एक टैबू टाइप माना जाता है ना, परिवार में, स्कूल में भी, दोस्तों में भी सही जानकारी अपने बॉडी के बारे में सही बात है। ये इस सब्जेक्ट पे होती नहीं। उसमें भी जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके पास तो उतनी किताबें वीडियो सब है नहीं। तो हमने एक सोचा कि उनको सही जानकारी, सटीक जानकारी देने के लिए एक सर्विस बनाए और एआई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं। जी। तो ये 2 तरीके से काम करती है कि व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। एक फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप करें लिख कर या वॉइस नोट भेजकर, आपको जो भी पूछना है। मान लीजिए यंग गर्ल है तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में, या बाद में चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी, कोई भी सेक्सुअल डिजीज़, या बॉयज़ भी इसी तरह की अपनी बॉडी के बारे में जो भी पूछना चाहें, बिल्कुल प्राइवेसी से, किसी को पता नहीं लगेगा। वो अपना टेक्स्ट मैसेज या ऑडियो मैसेज भेजते हैं, दूसरी साइड से एआई अच्छा जवाब देता है, उनको पूरी जानकारी, और वो कन्वर्सेशन कर सकते हैं। Very वहाँ से nice. जानकारी आई, इधर से आप जानकारी दें। वेरी नाइस। तो इसको भी हमारे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने इस सर्विस को एक तरह से सपोर्ट किया और कई अवार्ड भी मिले हैं। तो ये भी एक काम की बहुत सर्विस बन के आई पुरस्कारों की बात हुई गई है तो इनाम वगैरह जो आपको मिले हैं, भारत सरकार ने भी आपको नवाजा कई सारे इनामों से, और अलग अलग संस्थाओं ने भी इनामों से नवाजा। एक तो कैसा फील होता है, और कुछ इनामों का भी आप जिक्र कर दें कि सबसे बेस्ट जो अवार्ड है आपको अब तक कौन सा मिला है? हाँ जी, जो सबसे प्रेस्टिजियस है वो तो नेशनल अवार्ड है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। और हमारे करियर में बहुत जल्दी ही, हमें तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, 2007 में इनफैक्ट शायद ऐसा पहली बार हुआ कि मुझे भी और वीना को भी अलग अलग कैपेसिटीज़ में, लेकिन हम वाइफ हस्बैंड भी थे, लेकिन वो उसका अवार्ड से कनेक्शन है, दोनों को मिला। क्या बात। तो वीना तब तक जैसे मैंने बताया कि एमबीए करने वाली लगभग पहली में से थी। हाँ। और उसके बाद उसको एनटीपीसी में एक मैनेजर की जॉब मिली थी, तो मैनेजरियल लेवल पे ब्लाइंड पहली एक तरह से थी। ऊपर से उसके ढेर सारे एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग, उसने माउंटेनियरिंग कर ली थी, तो उसने पैराग्लाइडिंग, हॉर्स अच्छा। ये सब जो है कि जो ब्लाइंड होते हुए बहुत ही इम्पॉसिबल माना जाता है, सब कर रखा था। तो उसको एक रोल मॉडल के तौर पे मिला उसी साल 2007 में। और मुझे
NAB में जो कई सारे अच्छे काम किए मैंने, जी। उसके लिए बेस्ट एम्प्लॉई के तौर पे उसी साल मिला था। तो एक तो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड, जिससे हमें काफ़ी जिम्मेवारी भी महसूस हुई कि एक मोटिवेशन भी मिला कि जी। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, इसी फील्ड में करें। करेक्ट। तो वो मिला है। उसके बाद खैर और अवार्ड, जैसे मुझे जो एक्सेसिबिलिटी फील्ड में काम करता हूँ, तो यूनिवर्सल डिज़ाइन अवार्ड होता है एक, वो भी एक अच्छा बड़ा अवार्ड है। वीना को मास्टरी इन डिसेबिलिटी नाम का एक अच्छा अवार्ड है, वो मिला है। तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने फिर बाद में अलग अलग अवार्ड हमें भी दिए हैं, वीना को भी मिला। तो फिर कुछ NGOs ने कई बार रिकॉग्नाइज़ किया है हमें। तो ये तो कम से कम मतलब 5-5, 6-6 नेशनल क्या लेवल बात के है। अवार्ड हम दोनों को मिल पाए हैं। तो ये कहते हैं ना कि जब आपको माशरा, आपकी गवर्नमेंट रिकग्नाइज करने लगे और इस तरह के इनाम आपको मिलने लगे, पुरस्कार मिलने लगे, तो ज़िंदगी ने तो तकलीफ़ें दी ही हैं, लेकिन आपके जो प्रयास हैं, जो आपका काम है, वो आपको बहुत कुछ देता है ज़िंदगी के अंदर। और उसका एक बहुत बड़ा नमूना प्रशांत जी हैं। और मुझे लग रहा है कि वीना का इतना ज़्यादा जिक्र हो गया, उनकी अचीवमेंट का भी इतना जिक्र हो गया, और हमारे प्रोड्यूसर साहब भी इस बात को सुन रहे होंगे, तो हो सकता है कि किसी रोज़ हौसलों की उड़ान में वीना भी यहाँ पर मौजूद हों, बातचीत करते हुए। हाँ जी, हाँ जी, वो ठीक रहेगा। वो मुझसे अच्छा बोल लेती है। मैं काफ़ी शॉर्ट में, समरी में सीरियसनेस से बात करता हूँ, तो उसका एक दूसरा पर्सनैलिटी है। उसने और हमने वैसे कुछ एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा, शायद लोगों के काम की जानकारी जी, जी, होगी बिल्कुल। कि देखिए, हमारे सोसाइटी में ऐसा हो सकता है कि किसी के परिवार में नाना जी, दादाजी या किसी भी एज में थोड़ा कम नज़र आने लगता है। उसको बड़ा एक आम मान लेते हैं कि भाई ऐसा तो होगा ही। जी। लेकिन उनकी भी कुछ ज़रूरतें तो होती हैं, वो न्यूज़पेपर फिर भी पढ़ना चाहेंगे, है ना? तो उसके लिए उनको कुछ सही ट्रेनिंग मिल जाए या कोई डिवाइस दी जाए तो हो सकता है। तो हम लोगों ने दिल्ली में, द्वारका में सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कई सारी सुविधाएं शुरू की हैं। अच्छा। तो उनके लिए तरह तरह की ट्रेनिंग्स भी हैं और ओल्ड एज होम भी शुरू किया है। ऐसे लोग जिनकी किसी वजह से विजन वीक हो रही है, जी। तो वो तरह तरह की, अगर चाहे तो हमसे ट्रेनिंग लेकर एडजस्टमेंट की फिर घर पे रहें, या हमारे यहाँ ही वहाँ ओल्ड एज होम का भी फ़ायदा उठाना चाहें तो वो भी कर बहुत सकते हैं। तो ये सर्विस भी हमने द्वारका में शुरू की है। जी हाँ। और एक चीज़ जस्ट ऐड करूँगा कि जो मेरी सिचुएशन थी कि डॉक्टर्स ने, किसी ने कोई अच्छी गाइडेंस नहीं दी और 6 साल मैंने वेस्ट किए। बिल्कुल। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि रीडिंग हॉस्पिटल्स में जाकर बात की जाए, और उनको 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 रिक्वेस्ट किया है कि आप रेफ़र कर दो। जब आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जिसकी आंखें कमज़ोर हैं, वो आगे कुछ नहीं विजन वाइज, ट्रीटमेंट वाइज कुछ और संभव नहीं है, तो आप क्यों ना उसे रेफ़र कर दें हमें या हमारे जैसे किसी NGO को। जी। और उनके लिए हमने स्पेशल कुछ सर्विसेज, ट्रेनिंग्स और शुरू की है। ऐसे सडन ब्लाइंड, लेट ब्लाइंड, एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी वजह से टोटली सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उनको फिर हम अच्छी काउंसलिंग करते हैं, उनको डिजिटली लिटरेट बनाते हैं, चलने फिरने की ट्रेनिंग देते हैं, इस तरह से सारा कुछ करते हैं। ये बहुत ही हौसला अफजाई वाली बात है जो आप काम कर रहे हैं, और निश्चित ही क्योंकि आपने इसको फेस किया और आपको मालूम है कि ये दर्द क्या होता है, ये दुख क्या होता है, और आपके परिवार ने इसको देखा, तो आप चाह रहे हैं कि कोई और परिवार, कोई और शख्स जब इस तरीके से मुश्किल में आए तो उसको उस तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हो सकता था कि शायद आपको सही समय पर सही गाइडेंस मिलती और सही ट्रीटमेंट मिलता, तो शायद आज ये वक्त इस तरह का नहीं होता। लेकिन वक्त जैसा भी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है आपके लिए, और इसके लिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ आपके प्रयासों के लिए। लेकिन आगे की, जैसे NAB के साथ आप जनरल सेक्रेटरी के तौर पर जुड़े हुए हैं, इतना सारा काम कर लिया है, तमाम आपका ट्रैवल, बहुत सारी अचीवमेंट्स, क्या और यहाँ से सोचते हैं अपने ही जैसे कम विजन वाले लोगों के लिए या डिसेबल्ड लोगों के लिए, माशरे के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्या आपकी प्लानिंग्स हैं? NAB के जरिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, क्या कुछ और करना चाहते हैं? जी हाँ, हमारे फील्ड में पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है वैसे, और गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ अच्छे स्कीम्स, प्रोग्राम्स निकाले हैं। अभी हमें ज़रूरत लगती है कि और लोगों तक पहुंचना है। कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इंडिया में कम से कम तो 1.5 करोड़ ब्लाइंड होंगे, ये 1.5 से 2.5 करोड़, और गवर्नमेंट की फिगर में भी 60 करोड़ तो गिनती भी हो चुकी है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग शायद गाँव में, छोटे शहरों में घरों में बंद हैं, उनको जानकारी नहीं है। तो हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग छोटे शहरों, गाँव में जाएं,
अभी जैसे हमने झारखंड, बिहार और बंगाल में एक सुगम यात्रा नाम का प्रोग्राम शुरू किया है। हमारी टीम छोटी छोटी जगहों पे जाती है, वहाँ पे जहाँ पे भी जानकारी मिलती है कि कुछ लोग हैं जी डिसेबल्ड, जी। तो उनके साथ एक प्रोग्राम करके उनको अच्छा अवेयरनेस देकर और उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं हमारे जैसे एनजीओ से या हमसे, ताकि वो उसका आपने कितना फिगर फायदा बताया था ये हिंदुस्तान के अंदर कितने तकरीबन होंगे? जी। गवर्नमेंट वर्ल्ड हेल्थ जो WHO है, जी जी। उसका तो कहना है कि 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ मिनिमम। अच्छा। तो यानी कि पूरे पॉपुलेशन का 1%, 1.5% तो होना चाहिए। वो एक्चुअली वर्ल्ड एवरेज पे बेस्ड है। एक्चुअली दुनिया में देखा गया है कि 5-6%, 7% आबादी में कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होती है, बल्कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो तो 15-16% रिपोर्ट करते हैं। हमारे तकरीबन यहाँ 60 लाख तकरीबन बताया जाता है, हमारे बहुत यहाँ नॉट श्योर। जी 2011 में जो सेंसस हुआ था, हम्म। उसमें बहुत सालों बाद पहली बार डिसेबिलिटी की गिनती हुई थी। तो उसमें करीब 2.21% टोटल डिसेबल्ड और उसमें 60 लाख ब्लाइंड काउंट हुए थे। लेकिन सब मानते हैं कि वो पूरी तरह से नहीं हो पाया था, जी गिनती जी सही नहीं हो जी पाई जी थी। जी। और हमारे यहाँ डिसेबिलिटी को लोग छुपाते भी हैं। हम्म। एक परिवार आगे बढ़ के बताता भी नहीं है कि हमारे किसी परिवार के सदस्य को कोई सही फरमा डिसेबिलिटी रहे है। हैं आप, सही कई बार फरमा रहे शर्म हैं। है जी इसके जी जी साथ जी। महसूस करते हैं लोग, कई बार कुछ स्टिग्मा महसूस करते हैं। हम्म। तो तो इसलिए गिनती का थोड़ा सा अभी हम एस्टिमेट्स पे जा सकते हैं, सर्वे पे, वर्ल्ड एस्टिमेट्स पे। ऑलराइट। तो वो काफ़ी बड़ा नंबर है इंडिया में। बहरहाल जो झारखंड का आपने जिक्र किया, जी कुछ और स्टेट्स में इस तरह की कोशिशें और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ आपको सपोर्ट से या कुछ एनजीओ से वहाँ से? जी एनजीओ से तो ठीक है, सपोर्ट मिलता है। मेन जो एक्चुअली जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो हमें डिपेंड करना होता है इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स पे, CSR पे। हम्म। तो हम कोशिश में लगे रहते हैं, जितना ज़्यादा वो हो पाए तो उतना और करेंगे। हमने अभी गुजरात में भी ये थोड़ा सा ये प्रोग्राम किया है, जी। रिपीट किया है। अभी जम्मू कश्मीर में एक सेंटर हम खोल रहे हैं और एक सिलीगुड़ी बंगाल में खोल रहे हैं, ताकि ये सारी सुविधाएं वहाँ के लोकल लोगों को एक साथ हम दे सकें। अच्छा, जो जो ये लोगों को आप एसोसिएट करते हैं अपनी टीम्स के साथ, तो उसमें नॉर्मल पीपल भी हैं, लोग भी हैं, या सभी डिसेबल्ड लोग ही आपके साथ कार्य करते हैं? जो हम NAB हमारा है, NAB हम मेनली 4 कैटेगरी, ब्लाइंड, लो विजन, डेफ ब्लाइंड और मल्टी डिसेबल्ड, तो ये 4 ही मेन हमारे बेनिफिशियरी कैटेगरी हैं। उनको काम करने वाले तो ऑब्वियसली नॉन डिसेबल्ड भी होते ही हैं। और हमारी 1-2 चीज़ें हैं, जैसे हमारा एक अदिति है, वो सबके लिए है, नॉन डिसेबल्ड सबके लिए है। ऑलराइट। और एक सुगम्य भारत ऐप, वो गवर्नमेंट का ऐप है जो हम मेंटेन करते हैं, वो भी सभी के लिए। अच्छा। तो 1-2 चीज़ें हर किसी के लिए है। बाकी हमारा थोड़ा फोकस विजुअल इम्पेयरमेंट कैटेगरी मेनली हमारा है। स्पेशलाइजेशन और सारा एक्सपीरियंस भी उसी पे है, तो हम उस पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। पर्सनली या प्रशांत, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं जब 19 साल में एक झटका लगा, और अब कितनी उम्र है आपकी? अब मेरी अभी 50 ईयर्स हो गया मैं। अच्छा, तकरीबन 30 साल का ये सफ़र, जी। और 30-31 साल का ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और अब कहाँ पर पाते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं? जी तो ये एक्चुअली जब भी ये साल ख़त्म होता है तो मैं ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। तो अब मैं सोच रहा था, और मेरी अब मेंटालिटी ये है कि अब मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया। बड़ा फॉर्चुनेट रहा कि थोड़ा फाइनेंशियली भी सेटल हो गया और सोशली भी काफ़ी कुछ अचीव किया, इतने सारे अवार्ड्स। तो अब मैं अपने लिए नहीं चाहता कुछ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि दूसरों के लिए करूँ, रियल में करूँ, कर ही रहा था, लेकिन अब आगे बढ़ के थोड़ा और, कि बस जो भी सामने मिले जी। वो खुश हो जाए, ऐसा कुछ करना है। और इसमें मैंने देखा है कि ऐसा करेंगे तो अपना फ़ायदा अपने आप होता है। ये मैंने अब ट्रू बिलीफ है मेरा, अब मेरा बिलीफ हो गया है कि अपने लिए कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सही काम करते रहें और दूसरों के लिए करते रहें, अपना भला खुद होता वो रहा है। हिंदुस्तानी सिनेमा का एक बहुत मशहूर गाना भी है कि अपने लिए जिए तो क्या हाँ जिए, जी, हाँ जी, जिए तो इस ज़माने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब बातें सच हैं, ऐसा होता है। तो अब यही है कि अपने आप को मैंने और वीना ने एक्चुअली जी। जो गवर्नमेंट की जॉब है वो अब 15 साल बाद छोड़ दी है, और हमारे एनजीओ को दोबारा वॉलंटरी ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छी खूब। खासी सैलरी छोड़कर। तो हम लोग का पूरा इरादा है कि इसको आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे
और उनके लिए जो भी एक थोड़ी फाइनल थोड़ी मदद मैसेज करें। आपका हाँ जी। नाजरीन के लिए, दर्शकों हाँ के जी। लिए, व्यूअर्स के लिए, हाँ कि प्रशांत ने क्या कुछ फील किया, क्या चाहते हैं, और एक मैसेज कि जिंदा दिली का मैसेज हो, जज्बात का हो हाँ या जी। हाँ एहसासात का हो, जो हमारी शुरुआत में मैंने बात कही थी। हाँ जी। हाँ जी। तो मेरी, देखिए मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि उनके सामने भी जो लाइफ में चैलेंजेस हैं, तो उनको बड़ा ना समझें। वो बस अगर सही लगन से ठीक तरीके से काम करते रहें तो फिर कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि ह्यूमन की कैपेसिटी अनलिमिटेड है। हमारी हमारी अपनी कैपेसिटी हम उसको रियलाइज़ नहीं करते। और जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा कह सकते हैं। सब दिन सेम नहीं रहेंगे, चीज़ें बदलेंगी। अ, तो किसी को जी 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 डिप्रेशन में नहीं आना जी चाहिए, जी। किसी को दुख में नहीं आना चाहिए। यही बड़ी बात, मैं जी यही हाँ। आपसे कहलवाना चाह रहा था कि बिल्कुल। आपने शुरुआत में जिक्र कर दिया था कि आपको ऐसा लग रहा था एक वक्त पे कि मैं सुसाइड की तरफ सोचने यस लगे थे। यस यस। लेकिन सुसाइड करने से होता यह है कि आपका जो दुख होता है, संभवतः वो ख़त्म नहीं होता, लेकिन व्यक्ति और वो शख्स ज़रूर फौत हो जाता है। यस यस यस। और आसपास के लोगों के लिए आप एक समस्या ही क्रिएट करके जी जाते हैं, तो वो सही रास्ता नहीं है। और एक जनरल मैसेज कि आपके आसपास कभी भी कोई पर्सन भी डिसेबिलिटी, किसी भी तरह का डिसेबिलिटी देखे, तो उसको बस एक सही गाइडेंस दिलवाएं। उसको एक सही कोई एनजीओ, कोई रिसोर्स सेंटर पहुंचाएं, क्योंकि उनको अगर सही रास्ता मिल गया तो वो भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं, उनकी लाइफ चेंज हो सकती है बिल्कुल। तो प्रशांत जी इस बात का नमूना है कि वो एक शायर का कलाम है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी जी, बहुत सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, हौसलों की उड़ान में आने के लिए और अपने अचीवमेंट्स पे इतनी बेबाकी से बहुत डीप और जज्बाती कन्वर्सेशन करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त व सहरा से जो सरगर्द गुजर जाते हैं। नाजरीन, जिंदगी है तो जीना ही पड़ेगा, दर्द है तो सहना ही पड़ेगा। और प्रशांत जी इस बात का जीता जागता नमूना है। और वो कहते हैं ना कि तदबीर के जर्री हाथों से तकदीर गुलिश्ता होती है, कुदरत भी रहम फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। आज के लिए हौसलों की उड़ान के इस शुमारे में मेरे साथ बस इतना ही। अगले शुमारे में एक और अजीम हस्ती के साथ फिर करेंगे मुलाकात। लेकिन चलते हुए आपको याद दिला दें कि आप डीडी उर्दू को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अपना रखें खास ख्याल।